नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है। बता दें कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए ममता ने चुनाव आयोग से की अपील, एक दिन कराए जाएं बचे हुए चारों चरण के चुनाव। बता दें कि देश में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। इस चुनाव में अभी 4 चरण का मतदान बाकी है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बचे हुए चारों चरण के चुनाव को एक साथ कराए जाएं। ममता बनर्जी का यह सुझाव उस वक्त आया है जब कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए बंगाल चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग बचे हुए चरणों के चुनाव को लेकर पार्टियों की राय जानेगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पहले भी चुनाव आयोग से एक ही बार में विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है। इस बार ममता बनर्जी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि बंगाल में कोरोना में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो बचे हुए 4 चरणों का चुनाव एक साथ कराना चाहिए। दोस्तों, ममता बनर्जी का ये मांग चुनाव आयोग से कितना सही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव के हवाले से आ रही है। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी चीफ दिलीप घोष पर लगाया 24 घंटे का बैन, दिया था ये बयान। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 4 चरण का मतदान होना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य में एक बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल की शाम 7 बजे से 16 अप्रैल की शाम 7 बजे तक प्रभावी होगा। दिलीप घोष पर यह कार्रवाई उनके द्वारा कूच बिहार की घटना पर दिए गए बयान को लेकर की गई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को दिलीप घोष के बयान को लेकर नोटिस भेजा था। बयान में घोष ने कथित रूप से कहा था कि शीतलकुची जैसी घटना की पुनरावृत्ति अनेक स्थानों पर होगी। चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि आयोग घोष को सख्त चेतावनी देता है और सलाह देता है कि इस तरह के बयानों से बचें। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि दिलीप घोष पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि दिलीप घोष ने कहा था कि शीतलकुची में शरारती लड़कों को गोली लगी। अगर कोई भी अपने हाथ में कानून लेने का तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। दिलीप घोष ने कहा था कि 17 अप्रैल को केंद्रीय बल मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। अगर उन्होंने अपने हाथ में कानून लेने का प्रयास किया तो शीतलकुची की तरह घटनाएं हो सकती है। उनके बयान से विरोध शुरू हो गया था और तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नेता के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कुंभ मेले में लाखों की भीड़ की तस्वीर देख कर्नाटक सरकार हुई अलर्ट, दिया ये आदेश। बता दें कि हरिद्वार कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान लाखों साधुओं और श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई थी। इस शाही स्नान के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए सारे नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कुंभ मेले में लाखों की भीड़ देखकर कर्नाटक सरकार अलर्ट हो गई है। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने कुंभ मेले से कर्नाटक लौटने वाले सभी व्यक्तियों को तुरंत अपनी कोरोना जांच करवाने का आदेश दिया है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बता दें, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान, जरूरी सेवाओं को छूट, शादी समारोह के लिए जारी होगा पास। बता दें कि देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मरीज महामारी की चपेट में आए। राजधानी दिल्ली में भी हालात बहुत बुरे हैं, जिस वजह से रोजाना आंकड़ा 17,000 के पार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना महामारी को रोकने के लिए सख्त कदमों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया और नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। सीएम केजरीवाल के मुताबिक कोरोना पर कंट्रोल के लिए अब राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसके तहत शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बिना काम लोगों को घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं को इस दौरान छूट देने की बात सीएम ने कही है। इस वक्त शादियों का भी सीजन चल रहा है, ऐसे में रात में लोगों को उसके लिए निकलना पड़ सकता है। सीएम के मुताबिक जिनके घर पर शादी की तारीख पहले से तय थी, उसको सरकार पास जारी करेगी। सीएम ने कहा कि वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के लिए मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इस दौरान सिनेमा हॉल में क्षमता से 30% लोग ही आ सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों को होम डिलीवरी और टेक होम की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अगर कोई शख्स वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे जाना चाहता है तो उसके लिए रोक टोक नहीं रहेगी। हालांकि इसके लिए पहले से पास लेना पड़ेगा।
केजरीवाल ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी 5 दिन काम करें और 2 दिन आराम से घर में रहें। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से निकले। जब लोग नियमों का पालन करेंगे तो हालात में सुधार आ सकता है। वहीं पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बेड की कमी की बात सामने आ रही थी, जिस पर सीएम ने साफ कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। मौजूदा वक्त में 5000 बेड खाली हैं। तो दिल्ली सरकार का ये कदम क्या कोरोना महामारी को रोकने में कारगर होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं मास्क पर सख्ती करवाऊंगा। मास्क नहीं पहनना सामाजिक अपराध है। बता दें कि मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आज जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, मुझे माफ कर देना, मैं मास्क पर सख्ती करवाऊंगा। मास्क नहीं पहनना सामाजिक अपराध है। बता दें कि मीडिया से बातचीत में शिवराज ने कहा कि आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं, अपनों की जिंदगी से खेल रहे हैं, कृपया करके मत कीजिए। मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि कोरोना कर्फ्यू लगाया है जनता ने। मैं गांव के भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि वो खुद तय कर लें कि हमारे गांव में जनता कर्फ्यू है और बिना काम के बाहर नहीं जाएंगे। शिवराज ने कहा कि सब्जी भाजी जरूरी चीजें खरीदने के लिए कोई 2 लोग तय कर लें। यह बहुत धैर्य और संयम का समय है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस तरह से जनता से अपील करना कहीं ना कहीं जनता के हित में है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि शादियों को लगी कोरोना की काली नजर। शुभ मुहूर्तों की परवाह छोड़ कर्फ्यू से पहले फेरे लेने की तैयारी। बता दें कि साल 2021 की शुरुआत में कोरोना वायरस मामलों में कमी और वैक्सीन आने के बाद लोगों ने मान लिया था कि महामारी अब दम तोड़ चुकी है। हालांकि ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और एक बार फिर कोरोना वायरस कई गुना ताकत के साथ वापस लौट आया है। अभी के हालात पिछले साल से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। पहली बार देश में कोविड-19 मामलों ने 2 लाख का आंकड़ा पार किया है। बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर धूमधाम से शादी की उम्मीद लगाए लोगों के सपनों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि भारत में मार्च से जून तक शादियों का सीजन होता है। शुभ मुहूर्त के चलते इस महीने देश भर में कई लोग शादी के बंधन में बंधते हैं। कोरोना वायरस को लेकर परेशान सरकार ने एक बार फिर सख्त कदम लागू किए हैं, जिसके चलते पहले से फिक्स हो चुकी शादियां या तो स्थगित हो रही हैं या फिर मेहमानों की संख्या में कटौती करनी पड़ रही है। इस बीच कोरोना कर्फ्यू का असर पहले से बुक हो चुकी शादियों पर जरूर दिखाई दे रहा है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से अब लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार किए बिना उससे पहले ही शादी पूरा कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू किए गए नए नियमों के चलते लोगों को अपने प्लान में बदलाव करना पड़ रहा है। उधर शादियों से अपना रोजगार चलाने वाले साउंड सिस्टम, बैंड बाजा और कैटरिंग सहित कई अन्य लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के प्रभाव से फोटो वीडियो के साथ ही ट्रेवल्स एजेंसी संचालक भी अछूते नहीं है। महामारी और सख्त नियमों की वजह से कई शादियों की बुकिंग कैंसिल हो गई है। तो दोस्तों, कोरोना महामारी का प्रभाव हर जगह देखने को मिल रहा है। क्या आपके भी किसी परिचित की शादी टल गई है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को बड़ी राहत। दिल्ली दंगों के मामले में मिली जमानत। बता दें कि दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों के एक मामले में जमानत दे दी है। इसके साथ ही उमर खालिद को कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि वो खजूरी खास के एसएचओ को मोबाइल नंबर देकर हर वक्त मोबाइल नंबर चालू रखना होगा। कड़कड़डुमा कोर्ट ने खालिद को खजूरी खास एफआईआर से संबंधित मामले में जमानत दी है। बता दें कि सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि खालिद को केवल इस तथ्य के आधार पर जेल में कैद किया नहीं जा सकता कि वो दंगाई भीड़ का हिस्सा रहे। पूर्व जेएनयू छात्र नेता को पिछले साल अक्टूबर में खजूरी खास इलाके में हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामले में निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन भी आरोपी हैं। उन्हें सितंबर 2020 में दंगों में एक साजिश से संबंधित एक अन्य मामले में कड़े गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 15 मई तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं भी स्थगित। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए राज्य के 12वीं तक के स्कूल कॉलेज 15 मई तक के लिए बंद कर दिए हैं। राज्य में बोर्ड एग्जाम समेत सभी परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। परीक्षाओं पर 15 मई के बाद फैसला लिया जाएगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने गुरुवार को कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसले हुए हैं।
तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरिद्वार कुंभ में शामिल हुए निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव का कोरोना से निधन। बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है। हरिद्वार महाकुंभ में शामिल हुए निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव का कैलाश अस्पताल में निधन हो गया। कपिल देव की कोरोना रिपोर्ट आज ही पॉजिटिव आई थी। बता दें कि हरिद्वार में कुंभ मेला कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ पिछले 4 दिनों में कोरोना के 1701 नए केस मिले। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभू कुमार झा ने गुरुवार को बताया कि यह संख्या 5 दिनों में विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों और अनुयायियों के लिए किए गए आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की है। इसमें हरिद्वार से लेकर देवप्रयाग तक का पूरा मेला क्षेत्र शामिल है। शंभू कुमार ने कहा कि और आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि कुंभ मेला क्षेत्र में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2000 तक बढ़ सकती है। कुंभ मेला क्षेत्र 670 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें ऋषिकेश सहित हरिद्वार, टिहरी और देहरादून जिले शामिल हैं। तो अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बता दें कि कोरोना से जूझता बिहार, अस्पताल फुल, मरीजों को नहीं मिल रही जगह। देखिए क्या है हाल। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरी हालत की पोल खोलकर रख दी है। बिहार में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही लचर हालत में है, कोविड की दूसरी लहर ने चुनौती को कठिन कर दिया है। इस दौरान पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड एक्टिव केस की संख्या 21,000 से अधिक हो चुकी है, जिसमें 7,000 से अधिक केवल राजधानी पटना में है। पटना के बाद गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। राज्य में कई ऐसे केस सामने आ रहे हैं जहां मरीजों को बेड ही नहीं मिल पा रहा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका असर नहीं दिख रहा है। अभी तक जो हालात है उसके मुताबिक करीब 20 सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड बेड भर चुके हैं। पटना एम्स के डायरेक्टर पीके सिंह ने कहा कि हम बेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। उन्होंने रेफर किए जा रहे केसों की बढ़ती संख्या को लेकर कहा कि सभी को जगह दे पाना बहुत ही मुश्किल है। पीएमसीएच और एनएमसीएच में यही हाल है। पिछले 10 दिनों में कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अगले महीने में स्थिति और चुनौतीपूर्ण व भयावह होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इतने प्रयास से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से मुकाबला किया जा सकता है। पिछले दिनों एक मरीज की एनएमसीएच के बाहर इलाज के इंतजार में मौत हो गई। उसे निजी अस्पताल में गंभीर हालत में रेफर किया गया था। परिजनों ने एनएमसीएच पर लापरवाही का आरोप लगाया था। हालांकि एनएमसीएच प्रबंधन ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है और कहा कि जब मरीज पहुंचा तो मौत हो चुकी थी। प्रबंधन का कहना है कि अक्सर निजी अस्पताल हालत एकदम खराब होने पर मरीज को हमारे पास रेफर कर देते हैं और सारा दोष हम पर डाल देते हैं। सबसे खराब हालत जिला अस्पतालों की है, जहां पर कोरोना से निपटने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है और सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। जिला स्तर के अस्पतालों में कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को लेकर व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही महाराष्ट्र से वापस लौट रहे प्रवासी मजदूर और यात्री एक नई चुनौती लेकर खड़े हुए हैं। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जहां महाराष्ट्र से आने वाले अधिकांश ट्रेनें रुकती हैं, 100 कोविड पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। दोस्तों, बिहार के अस्पतालों की ये भयावह स्थिति की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है, जनता की? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लाखों लोग महाकुंभ मेले में कर्म धोने के लिए डुबकी लगाकर आशीर्वाद के रूप में कोविड पा रहे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते हुए मामलों के बीच एक बार फिर से कई शहरों में लॉकडाउन के हालत बन गए। इसी बीच महाकुंभ की भारी भीड़ पर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से फिल्म निर्देशक और निर्माता राम गोपाल वर्मा ने अपनी तीखी टिप्पणी दी है। कुंभ मेले के शाही स्नान और चुनावी रैलियां भी जमकर हो रही है। हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई है कि कुंभ मेले के शाही स्नान में शामिल होने वाले 100 से अधिक लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में राम गोपाल वर्मा इसे लेकर बैक टू बैक कई पोस्ट शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने कोरोना वायरस और कुंभ मेले को लेकर अपनी राय जाहिर की है। राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लाखों लोग कुंभ मेले में अपने कर्म धोने के लिए डुबकी लगा रहे हैं और आशीर्वाद के रूप में कोविड पा रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने यह भी लिखा कि यही लोग जाकर कई और लोगों को कोविड दे रहे हैं और जब ये लोग मर जाएंगे तो सभी को डबल कर्मा मिल जाएगा। राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा है कि 17 लाख मुंबई वासियों को कोविड की वैक्सीन लेने में 6 हफ्ते लगे थे। वो आगे लिखते हैं कि 35 लाख लोगों को महाकुंभ में डुबकी लगाने में महज 1 दिन लगा। इससे साबित होता है कि लोगों को दूसरी जिंदगी की इस जिंदगी से ज्यादा परवाह है। राम गोपाल वर्मा ने कुंभ मेला को देख अपनी तीखी राय जाहिर की है और सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ दिन पहले लिखा था कि आप जो देख रहे हैं ये कुंभ मेला नहीं बल्कि कोरोना एटम बॉम्ब है। मुझे ताज्जुब है कि इस वायरल एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाना चाहिए।
दोस्तों, फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के इस बयान से आप कितना सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय अपने कमेंट हमें जरूर बताएं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बेंगलुरु के शमशान घाट हुए फुल। अंतिम संस्कार के लिए शवों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। बता दें कि कोरोना महामारी पहली लहर के मुकाबले वर्तमान में भयानक रूप ले चुकी है। हालात यह है कि अब शमशान घाट में शव के अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी दबाव है। बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से मरीजों की मौत में वृद्धि दर्ज की जा रही है। कोविड-19 के चलते अचानक हो रही मौतों की वजह से शहर के शमशान घाटों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। कोरोना पीड़ितों के पार्थिव शरीर को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी बारी के इंतजार में कई घंटों तक कतार में खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना से फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भारी नुकसान। बॉलीवुड की 35 फिल्मों पर संकट, करोड़ों रुपए दांव पर। बता दें कि बॉलीवुड के लिए साल 2021 नई उम्मीद की किरण लेकर आया था। इस साल शुरुआत में लग रहा था कि कोरोना महामारी अलविदा होने वाली है और सिनेमा घरों में बड़े बड़े स्टार्स अपनी फिल्मों के साथ फिर से हाजिर होंगे। इसकी शुरुआत रूही और मुंबई सागा जैसी फिल्मों से हो भी गई। इन्हीं उम्मीदों के सारे बड़ी बड़ी फिल्मों का साल 2021 में ऐलान भी हुआ, लेकिन कुछ ही दिन में ये उम्मीदें टूटती हुई नजर आई। बता दें कि बॉलीवुड की करीब 35 फिल्मों पर संकट मंडरा रहा है। अभी तक कई फिल्मों की रिलीज डेट बदल गई है तो कुछ को पोस्टपोन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो बॉलीवुड को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान लग सकता है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आए मुकेश अंबानी। उद्धव सरकार को फ्री ऑक्सीजन। बता दें कि फिर से बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी सरकार का साथ देने के लिए मैदान में आ गए हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ चल रही लड़ाई में हाथ बटाते हुए मुकेश अंबानी ने अपनी तेल रिफाइनरी से ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाने का काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मरीजों के साथ अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी के चलते सरकार को मुकेश अंबानी फ्री में ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है, कंपनी ने बिना किसी कीमत के गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी है। कंपनी के अधिकारी ने आंतरिक पॉलिसी का हवाला देते हुए नाम न बताए जाने की शर्त पर पूरी जानकारी साझा की। इधर महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार को रिलायंस से 100 टन ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। देश के इन हिस्सों में होगी भारी बारिश और ओलावृष्टि। जाने मौसम विभाग का ताजा अपडेट। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में तापमान आसमान छू रहा है। तापमान की वजह से लोग गर्मी से बेहाल हैं। वहीं दक्षिण भारत समेत देश के कई हिस्सों में इस सप्ताह के आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। इस दौरान दक्षिण भारत के कई राज्यों में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भारी बारिश के आसार है, जबकि तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में अगले 24 घंटों तक भारी वर्षा हो सकती है। इन जगहों के लिए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 16 अप्रैल और उत्तराखंड में 16 व 17 अप्रैल को ओलावृष्टि हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।